Hello everyone, welcome to the chapter Biomolecules. This chapter is highly important for you as every year they have been asking, the NTA is being asking around 4 questions from this particular chapter. So लगभग 4 questions आते हैं इस chapter से, which brings you around 16 marks. So 16 marks is a very big deal actually. आप का एक कॉलेज डिसाइड हो सकता है इससे. सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ knowledge of chemistry. So it is very, very difficult for you to understand it in the very beginning lectures. So that's why I think आपको बहुत ज्यादा attentive रहना पड़ेगा इस पूरे चैप्टर के दौरान. So let's begin. So we know that this particular word has got two terms. This is bio and molecules. तो अगर हम बायो का मीनिंग समझे तो इसका मतलब निकलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताऊं तो इट इज बेसिकली कॉल्ड अ स्मॉल पार्ट. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे कौन से स्मॉल पार्ट से बने हैं तो उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल. बायोमोलिक्यूल्स आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली. बट अगर मैं जानना चाहूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तो मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये कर सकता हूँ. आई कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट बाय कंपाउंड एनालिसिस. सो एक काम करते हैं, कंपाउंड एनालिसिस समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस चीज को डिटेक्ट कर पाएंगे. सो व्हाट आई विल एडवाइज यू टू कैरी और टू टेक वन टिश्यू. सो लेट्स जस्ट टेक वन टिश्यू ओवर हियर. अब मैं टिश्यू के नाम पे कुछ भी ले सकता हूँ. व्हाट आई हैव चोजन इज ब्रोकली. तो एक गोभी का कुछ भी ले लीजिए आप. ब्रोकली इज बेसिकली द जेनेटिकली मॉडिफाइड गोभी एंड दिस ब्रोकली इज समथिंग which you're going to chop into pieces and put it into mortar and pestle. So this is mortar pestle. इसमें आप इसको डाल दीजिए एंड इसकी चटनी बनानी है बेसिकली आपको. So what you have to do is you have to put it inside it and you have to grind it and make it a paste. So when you are doing this, you also have to add one solvent over here. So what next thing you are going to add inside it is trichloroacetic acid. So this trichloroacetic acid is going to be the solvent in which you are going to dissolve it. So when you do this, what you have done is you have made a paste. So this is Cl3CCOOH. This is what you have done actually. अब हम करेंगे क्या? अब हम इस पर्टिकुलर पेस्ट को रिंस करेंगे. बेसिकली रिंस नहीं बोल सकते, स्ट्रेन करेंगे. So what you're going to do is you're going to make a pouch like structure. Okay, and when you do this, आपने इसका एक पोटली बना ली और उस पोटली में आपने जो सॉल्यूशन डाला था दैट सॉल्यूशन इज गोइंग टू कम आउट. बराबर. अब कपड़े में से क्या चीज फिल्टर होके बाहर निकलेगी? ऑब्वियसली द लिक्विड पार्ट. तो हमने क्या किया, एक लिक्विड पार्ट को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया. तो जब मैंने इसको इस बीकर में इकट्ठा किया, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट इज अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. करेक्ट है? तो आपने यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इकट्ठा किया, बट इस दिस ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज गोइंग टू कैरी अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस, स्मॉल स्मॉल सब्सटेंसेस को अपने साथ लेके आएगा यहाँ पर. और इसके बाद ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को आप साइड में ओपन करके देखिए. इस कपड़े को हम लोग चीज क्लॉथ कहते हैं यहाँ पर. तो ये चीज क्लॉथ है. इसको आप यहाँ पर साइड में अगर ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस दिखेगा जो इसमें से फिल्टर नहीं हो पाया. बराबर है. तो हमने क्या किया, हमने ना इन दोनों पार्ट्स को कुछ नाम दे दिया. हमने इस पार्ट को नाम दे दिया फिल्ट्रेट और इस पार्ट को नाम दे दिया रेटेंटेट.
अब ये फिल्ट्रेट और रेटेंटेट क्या चीज है, इसके बारे में जरा यहाँ पे समझते हैं। तो फिल्ट्रेट, जब हमने केमिकली उसका एनालिसिस किया, तो फिल्ट्रेट में और रेटेंटेट में डिफरेंसेस दिखे हमें कुछ। अब फिल्ट्रेट में क्या था बच्चों, फिल्ट्रेट लिक्विड पार्ट था, करेक्ट है, तो हम बेसिकली एसिड पार्ट कहेंगे, बराबर। तो फिल्ट्रेट में वही सब चीजें आएंगी जो एसिड के साथ मिलेंगी, इसको हम लोग कहते हैं एसिड सॉल्यूबल पार्ट, करेक्ट है, ठीक है। और रेटेंटेट में एसिड इनसॉल्युबल पार्ट आएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पार्ट इज गोइंग टू कम इन इन देयर ओन वेज, ठीक है। अब फिल्ट्रेट में जो एसिड सॉल्युबल पार्ट है, वो चीज होगी जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइक अमीनो एसिड्स, ओके, अमीनो एसिड्स हो गए, नाइट्रोजन बेसिस हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल शुगर्स हो गए, ठीक है। वहीं एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में हमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स दिखे, लाइक प्रोटीन्स दिखे यहाँ पर बड़े बड़े, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नजर आए इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड्स नजर आए हमें। तो ये सारी चीजें हमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में नजर आती है, और ये सारी चीजें हमें एसिड सॉल्युबल पूल में नजर आती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्लियर। सो हमने एग्जैक्टली देखा क्या, हमने देखा कि एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल, ये दो चीजें हमने यहाँ पर नोटिस की है। अब एसिड सॉल्युबल के अंदर ये जो चीजें आई हैं, ये एक्चुअल में इनका जब केमिकल एनालिसिस हुआ तो पता चला कि ऑल ऑफ देम आर स्मॉलर देन, ये सब की सब स्मॉलर थी, किससे, देवर स्मॉलर देन 1000 डाल्टन्स, ओके। यहाँ पर हमने क्या बोला, 1000 डाल्टन से छोटे साइज के थे, और जितने भी मॉलिक्यूल यहाँ पर थे देवर मोर देन 10,000 डाल्टन्स। तो हमने एक रूल बना दिया, हमने क्या रूल बनाया कि भाई जो चीज 1000 डाल्टन से छोटी है वो एसिड सॉल्युबल में दिखाई देगी, करेक्ट है। और यहाँ पर इनको हम नाम दे देते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमने इनको नाम दे दिया। और यहां हमने इसको नाम दिया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल का तो सेग्रीगेशन हमने यहाँ पे कर दिया, बट एक चीज यहाँ पर एज एन एक्सेप्शन देखी जाती है, वो है हमारा लिपिड्स। लिपिड्स को हम एज एन एक्सेप्शन देखते हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि लिपिड्स जो थे ना बच्चों, वो हमें रेटेंटेट में पाए गए थे, वो रेटेंटेट में पाए गए थे। बट लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मॉलिक्यूलर वेट है, वो लेस देन 800 डाल्टन है, मतलब 1000 डाल्टन से कम हो गया है। तो ये तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आना चाहिए। तो आइडियली ये बात सच है कि वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में ही आएगा, लिपिड शुड कम अंडर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बट वो मैक्रो मॉलिक्यूल वाले रेंज में, मतलब वो उस ग्रुप में पाए गए, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप इनसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर फ्रेंडशिप इनसे ज्यादा है मतलब क्या, साइंटिफिकली समझाओ, ये क्या बता रहे हो। तो लिपिड्स एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड इनसॉल्युबल है। क्या कहा मैंने, वो एसिड इनसॉल्युबल है इस कारण की वजह से, ठीक है। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन वी कैन से कि वो इधर नहीं जा पाए, मतलब हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं जा पाए। आई होप यू हैव गॉट दिस। तो वो एसिड सॉल्युबल पूल में क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि वो एसिड इनसॉल्युबल है, मतलब वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक है, तो उन्हें पानी पसंद नहीं है, और हमने वो एसिड का जो सॉल्यूशन बनाया था वो पानी में ही बनाया था। तो इस वजह से लिपिड हमारे 10,000 डाल्टन से रेंज, 1000 डाल्टन के रेंज में नजर नहीं आए। तो इतना पार्ट तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लिपिड छोटे नहीं, मतलब लिपिड छोटे होने के बावजूद भी वो बड़ों में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम कंसिडर करें इन बायो माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, एक लिस्ट बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ सकता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में सबसे पहली चीज जो कंसिडर की जा सकती है वो है हमारे मोनोसैकेराइड्स,
पहली चीज तो हमारे मोनोसैकेराइड्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ऑल दोस थिंग्स। उसके अलावा मोनोसैकेराइड्स के अलावा हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। अमीनो एसिड्स भी हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कंसीडर किए जाते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस, बराबर, इसमें दो कैटेगरीज होती हैं बच्चों, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स ये होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अलावा, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव गॉट लिपिड्स ऑल्सो बच्चों। लिपिड्स भी माइक्रोमोलिक्यूल में ही कंसीडर किए जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि वो 800 डाल्टन से छोटे हैं। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स माइक्रोमोलिक्यूल के ग्रुप में आते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल अगर हम वहीं देखें तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आएगा बच्चों? मैक्रोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पॉलीसैकेराइड्स, है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स में आते हैं वो। उसके अलावा लार्ज प्रोटीन्स, करेक्ट। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में हमारा जो डीएनए वगैरह है वो सब चीजें आ जाती हैं, हमारे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स, डीएनए, आरएनए, ऑल ऑफ देम। तो ये सब के सब हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का पार्ट होते हैं। तो हमने एक चीज तो देख ली कि हमारे पास दो टाइप के हमारे दो ग्रुप्स बन गए हैं। हमें अभी पूरे चैप्टर में बस इन्हीं को ही समझना है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें दो जगहों पर मिल जाते हैं। कई कई जगहों पर ये हमें सॉइल में भी मिलते हैं, कई कई जगहों पे हमें ये किसी ऑर्गेनिज्म में भी मिल जाते हैं, करेक्ट। तो सॉइल में मतलब जब कोई जानवर मरेगा तो वो डेफिनेटली सॉइल में जाके डिग्रेड होगा, करेक्ट है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिक लिविंग बींग्स में भी मिलते हैं। तो अब जरा समझते हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बनी हुई हैं हमारे कुछ एलिमेंट्स से। और फ्यूजन हमारे की आया तो ये सॉइल से आएगा, करेक्ट। सारी और सारी की सारी जो मटेरियल्स हैं जो उसकी बॉडी में है वो सब के सब वो कहाँ से ले रहा है? जैसे हाइड्रोजन है तो वो भाई प्लांट जो है वो हाइड्रोजन अपना कहाँ से लेगा? या तो पानी से लेगा या फिर मिट्टी से लेगा, बराबर। तो अर्थ में हाइड्रोजन का कंटेंट होता है 0.14%। वहीं वो ह्यूमन बॉडी में आते आते 0.5% हो जाता है, बिकॉज हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। कार्बन की बात की जाए तो 0.03, और यहाँ पर 18.5% है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो भाई वो 46.6% है अर्थ क्रस्ट में। और हमारी बॉडी में वो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हमारी बॉडी में 3.3 है, जबकि सॉइल में बहुत कम होता है। सल्फर की बात की जाए तो 0.03, और यहाँ पर 0.3। मतलब आप देख रहे हैं लगभग हमारी बॉडी में सब चीजें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ही है। लेकिन जो चीज हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है वो है सिलिकॉन। और वो होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। तो ये नेग्लिजिबल हुई होता है, और ये होगा तो इसका मतलब वो टॉक्सिसिटी के जरिए से ही आया आपकी बॉडी में, और किसी तरीके से नहीं आया। तो इतना सब हमने देखा है यहाँ पर। हमने अब यहाँ पे समझना क्या है, ओवरऑल हमें क्या समझना है यहाँ पर, कि ये सारी चीजें जो भी मैंने भी आपको यहाँ पे बताई, ये सब चीजें हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है। तो इनका जो कंपैरिजन है ये हमें देखना होता है। एंड दिस टेबल इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज दिस टेबल मेक्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके नीट के, ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेजर चैप्टर मतलब मेजर क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज्यादा करके टेबल्स में से ही पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक और टेबल मेरे पास है जहां पर उन्होंने बताया है कि भाई सेल के अंदर, अब यहाँ क्या बताया था, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में, और यहाँ पर एक सेल की बात हो रही है। तो अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास वाटर है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, आयंस है। तो सबसे ज्यादा तो पानी है, आपने सुना ही होगा। ह्यूमन बॉडी इज मेजरली, मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट किससे बना हुआ है? पानी से ही बना हुआ है ना। उसमें 10 से 15% प्रोटीन होता है ह्यूमन बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2% लिपिड्स होते हैं, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं,
बराबर, और लगभग 1% या उससे भी कम आयंस होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई कि ओवरऑल हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंडिविजुअल सेल किस चीज से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता लगाने का तरीका था, वहां अगर मैं आपको बोलूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पता लगाओगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं सर? तो हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की बेसिकली। तो हम यहाँ पर अब करने जा रहे हैं एलिमेंटल एनालिसिस। तो एलिमेंटल एनालिसिस, एलिमेंटल एनालिसिस क्या होती है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जरा देखते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि हम इस बार ले लेते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि लिवर। तो एक लिवर ले लिया आपने, ठीक है? अब ये जो लिवर है, इस लिवर को आपने क्या करना है, इसको पहले तो आप करेंगे सन ड्राई। ओके, तो बेसिकली आप उसका ड्राई वेट निकालेंगे। ये तो हो गया इसका वेट वेट। ओके, तो वेट वेट मतलब जो फ्रेश होता है, जो फ्रेश पर्टिकुलर टिश्यू होता है, उसका जो वजन निकालोगे तो आपको उसका वेट वेट मिलेगा। क्लियर है? तो ये हम मान लीजिए एक्स ग्राम पकड़ लेते हैं। फिर उसको सन ड्राई किया। सन ड्राई करने के बाद सन ड्राई करने के बाद आप उसका जो साइज है वो श्रिंक होता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि भाई वो जो टिश्यू है वो सिकुड़ गया है। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में आप उसको ड्राई कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्राई वेट। क्लियर है? तो ये हो गया ड्राई वेट। एंड ड्राई वेट में हम बात कर रहे हैं वाई ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसको जला दीजिए। अब आप बोलेंगे सर जला दीजिए मतलब सही समझा आपने। मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके अंदर आग लगा दीजिए आप प्रॉपरली। और उसके अंदर जब आप आग लगाएंगे उसको, जब आप व्हेन यू बर्न इट, तो बर्न करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ एशेस। करेक्ट है? तो यहां पर आपने क्या देखा? आपको मिल गए सिर्फ एशेस। बराबर है? सो ये हो गया एशेस। ठीक है, तो एक्स वेट, वाई वेट, एंड यहाँ पर आ गया आपका जेड ग्राम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, मुझे आप बताइए कि ये जो एशेस है ये क्या चीज है? तो जब आप जलाते हो बच्चों, एक बार ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ हमने क्या किया था, सन ड्राई। तो एक बार ध्यान रखना, वेट वेट एंड ड्राई वेट में फर्क क्या था? कि वाटर इवेपोरेट हो गया। करेक्ट? पानी निकल गया। तो अगर एक्स ग्राम और वाई ग्राम में डिफरेंस निकालोगे तो क्या निकलेगा? द डिफरेंस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। समझा कि नहीं? पानी का कंटेंट है वो, एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या होता है? वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड, वाई में से अगर जेड काट दो, बराबर, तो क्या निकलेगा? वाई माइनस जेड विल बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझा कि नहीं? और एंड जेड इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो तो ये हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक वेट, और जेड विल बी द इनऑर्गेनिक वेट। समझे? तो ये इस तरीके से हमें ओवरऑल चीजें समझ में आ जाती है। एलिमेंटल एनालिसिस हमारा इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो मैंने भी आपको ऊपर बताए। क्लियर है? ये वाले दोनों। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पता लगाते हैं हम? उसको हम जलाते हैं, और जलाने के बाद जो एशेस मिलती हैं, वो एशेस हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा ओवरऑल। अब इसके बाद हम क्या समझने वाले हैं, दैट अगर मुझे कैटेगराइजेशन करना हो बायो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल का, तो मैं वेट वाइज कर सकता हूँ। करेक्ट है? मतलब एक चीज इतनी छोटी, एक चीज इतनी बड़ी है। करेक्ट? 1000 से नीचे है तो माइक्रो है, और 10,000 से ऊपर है तो मैक्रो है। तो इतना पार्ट हमने क्लियर कर लिया ओवरऑल। अब नए पड़ाव की तरफ चलते हैं कि हमने कितने टाइप के जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो पढ़े थे। तो मेरे पास सबसे पहली कैटेगरी जो, और सबसे फेमस कैटेगरी जो आती है, वो आती है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स।
अब कार्बोहाइड्रेट्स एग्जैक्टली क्या है, इसको हम जरा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने देखी यहाँ पर कि नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहली चीज, इट इज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। बराबर, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि भाई ये हमारे पास कार्बन मॉलिक्यूल है और ये है वाटर। बराबर है। तो कार्बन विद, मतलब कार्बन विद वाटर, अटैच्ड विद वाटर, बेसिकली हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो जाता है ये। ठीक है। अच्छा, अब समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई पानी के मतलब कार्बन को अगर आप पानी से मिक्स कर दे तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट होंगे। वेयर एज जो रेशियो है H:O का, वो कितना होता है? वो होता है 2:1। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। H:O का जो रेशियो है वो 2:1 होता है यहाँ पर, मतलब डबल द अमाउंट ऑफ। अब इसका उदाहरण देके देखो, मैं बोलूंगा इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, CxH2O y। ये इसका जनरल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला है, CxH2O y। उदाहरण के तौर पे आप ग्लूकोज ले लीजिए। ग्लूकोज में आपने क्या समझा? ग्लूकोज में हमने समझा कि भाई C6H12O6 है। बराबर। अब इसका अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? CX, बराबर, एंड H2O एंड Y। इसका मतलब क्या है कि X और Y दोनों की वैल्यू इक्वल है, विच इज 6। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं अगला पार्ट। तो कार्बोहाइड्रेट तो क्लियर हो गया हमें। बराबर है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग लेवल के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हमारे पास पहला है मोनोसैकेराइड। करेक्ट। ठीक है। हमारे पास डाइसैकेराइड्स होते हैं और हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। आपको कहीं भी अगर डिफिकल्टी फेस होती है ना, पॉज करके रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, आपको प्रॉपरली समझ में आएगी सारी चीजें। नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखिए। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझा दूंगा। करना में समझ में आया, हम आपको मिलकर पर्सनली समझा देंगे। ठीक है, दैट्स द एडवांटेज। सो वगैरह समझने की कोशिश करो। का मतलब होता है, हाँ जी, तो है वन। करेक्ट है। तो वन शुगर, तो एक शुगर मॉलिक्यूल इज बेसिकली मोनोसेक्राइड। क्लियर है? इतना पार्ट हमें क्लियर हो गया। अच्छा जी, हमें ये देखना है कि अगर मोनोसेक्राइड एक शुगर मॉलिक्यूल है तो ये एक शुगर मॉलिक्यूल बेसिकली किस तरीके से बना होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज मैंने बोली, CxH2O y, यही फॉर्मूला फॉलो होगा। क्लियर है? अब ये कैसे फॉलो होता है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर देखनी है वो ये है कि भाई इनके अंदर ना जो शुरुआत होती है वो 3 कार्बन से होती है। उसका भी एक रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। तो मैं आपको कुछ लिमिटेड एग्जांपल दूंगा जहां पर आपका थोड़ा सा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। 3 कार्बन में हम इनको नाम देते हैं ट्रायोजिस, एंड 4 कार्बन में नाम देते हैं टेट्रोजिस, 5 कार्बन में नाम देते हैं पेंटोजिस, 6 कार्बन में नाम देते हैं हेक्सोजिस, 7 कार्बन में नाम देते हैं हेप्टोजिस। सो इतना पार्ट हमने समझ लिया यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि जो ट्रायोजेज होते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही फेमस सा एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड फॉस्फोग्लाइसराइड। बराबर। ये तीन, तो ये इस तरीके के 3 कार्बन के शुगर होते हैं। ठीक है, इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन पाता है, इसी वजह से 3 से शुरू हो रहा है, 2 का साइक्लिक नहीं बन पाएगा, 3 का ही साइक्लिक बनेगा। बराबर। तो इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। इसके अलावा टेट्रोजिस के बारे में बात की जाए तो हमारे पास एरिथ्रोजिस,
नाम के शुगर जो होते हैं इसमें 4 कार्बन होंगे। पेंटोजेज में सबसे फेमस जो होती है वो राइबोस शुगर होती है हमारी। राइबोस है, राइबोलोस है, जाइलुलोस है। उसके अलावा हमारे पास हेक्सोजेज में वेरी फेमस ग्लूकोस मॉलिक्यूल एंड फ्रुक्टोस मॉलिक्यूल, ये हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनको हमें बहुत डीपली समझना है, इनको हम डीपली समझेंगे भी। उसके अलावा आता है हमारे पास, यही आपने फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन चैप्टर में भी पढ़ा होगा, सीडोहेप्ट्यूलोस। सीडोहेप्ट्यूलोस इज द शुगर जो हमारी 7 कार्बन शुगर है। तो ये बस आपको याद रखना है कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 7 है, इसीलिए इनको हम लोग हेप्ट्यूलोस कहते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर ही इनका कैटेगराइजेशन हुआ है ओवरऑल। तो आपको उसी हिसाब से इनको समझना है, ठीक है। राइबोस शुगर जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपके डीएनए में भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको वैसे भी नॉर्मली भी आपको नेचर में मिल जाती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का क्या मतलब है बच्चों, कि यहाँ पर हमने क्या समझा कि मोनोसेकेराइड जो है दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। तो मतलब एक ही अकेला मॉलिक्यूल। इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो 6 कार्बन के बारे में बात करते हैं बच्चों, जो कि हमारे क्या होते हैं, हेक्सोजेस होते हैं। करेक्ट है। तो अब हेक्सोजेस क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर हेक्सोजेस? हेक्सोजेस को मैंने क्या बताया आपको कि ये हमारे 6 कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 6 कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल हैं, इनको हम हेक्सोजेस कहते हैं। और इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में हमें क्या नजर आ रहा है मेजर, वी गेट टू सी दैट के 6 कार्बन इनमें प्रेजेंट थे, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। तो ये तो हमने देखा ही है। इसके अलावा इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने आप में ही। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है इनका, जरा मैं वो आपको समझा देता हूँ। So when you talk about cyclic structure of the glucose, so it looks something like this. इसको बनाने के लिए आई वुड रिक्वायर आई गेस एक शेप। देखता हूँ, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज लेट्स सी। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो एरिया इरेजर लेते हैं पहले। अच्छा, आई गेस ये इरेज नहीं होता। यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर एक ऑक्सीजन एडेड होता है, ठीक है। इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो दीज पॉइंट्स आर हाईलाइटेड फॉर अ व्हाइल। तो अब जरा आप समझेंगे इसको तो थोड़ा इजीली आपको कैच हो पाएगा। इस तरीके से इनके ऊपर जितने भी ये मैंने डॉट्स बनाए बच्चों, वो सब के सब कार्बन होते हैं हमारे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बना के दिखाया, ये पाइरानो स्ट्रक्चर है आपके ग्लूकोज का, ओके। और इसके अंदर आपका कैरी होता है एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, एच एंड सी एच टू ओ एच। तो ये यहाँ पर, लेट मी ड्रॉ दिस, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार। क्लियर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पाइरानोस स्ट्रक्चर बच्चों, इसको पाइरानोस के नाम से बुलाया जाता है। पाइरानोस स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ओके। अब इसकी नंबरिंग अगर मैं करूं तो ये दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड एज सेकंड कार्बन, दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। सो अब यहाँ पे समझाया क्या जा रहा है आपको, यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है कि मतलब ये हमारा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज के दो ऐसे कार्बन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फर्स्ट कार्बन और एक है फोर्थ कार्बन। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा आपको कैसा है, बट इधर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का
साइक्लिक स्ट्रक्चर। डिटेल में आप 12th स्टैंडर्ड में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे आप अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपको फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी और मदद चाहिए, इफ यू वांट मी टू हेल्प यू मोर ऑफ विद दिस पर्टिकुलर थिंग, सो आई कैन हेल्प यू डेफिनेटली। हेल्प यू का मतलब होता है कि आई कैन टेल यू कि व्हाट एग्जैक्टली मेड इट टू बिकम लाइक दिस। सो व्हाट यू कैन से इज, हमारे पास एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे OH मॉलिक्यूल था, इधर एक OH मॉलिक्यूल था। ओके, एंड इसको हम लोग H इधर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एंड देन वी हैव गॉट वन H ओवर हियर। ओके, वन H ओवर हियर, एंड this is going to be OH. Okay, and this is going to be H molecule, OH molecule, and sorry, हाँ जी, so okay, so OH, and this is H, this is OH, and here you will have this thing and this thing। अब ये अभी फिलहाल आपके दिमाग में शायद ना जाए, और मैं इसकी जरूरत भी नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस, क्योंकि जब आप शायद केमिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ के अब फिर से जब इस वीडियो को देखेंगे, दिस विल मेक मोर सेंस एक्चुअली। सो ये क्यों बताना जरूरी था, ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट एक ये तो बने कि भाई हमारे इस कार्बन का और इस कार्बन का ये आपस में जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना। तो ये बॉन्ड का जो आइडिया है वो क्लियर करने के लिए मैंने एक्चुअली आपको ये समझाया है। आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज मेड। अब ये ग्लूकोज को ना हम लोग एल्डोज शुगर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, एल्डोज शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप था वो एल्डिहाइड था। तो एल्डिहाइड जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप होता है वो, उसको उसकी वजह से हमारा ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर बन जाता है। वहीं पे हमारा जो फ्रक्टोस है वो हमारा कीटो शुगर होता है। तो फ्रक्टोज का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि फ्रक्टोज किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। हमारा हमारा जो फ्रक्टोज है बच्चों, उसमें एक चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसके पास जो स्ट्रक्चर है वो पायरानोस ना होकर के फ्यूरानोस स्ट्रक्चर होता है मेजरली। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, वो पायरानोस ना होकर के फ्यूरानोस स्ट्रक्चर है। तो फ्यूरानोस मतलब क्या, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग बेसिकली। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इट्स अ 5 मेंबर्ड रिंग। तो अगर आप देखना चाहें फ्यूरानोस स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, तो लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग कि कैसे बनता है हमारा फ्यूरानोस। सो हियर आई विल टेक हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। या थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर बन गया अब, हियर आई विल ऐड वन ऑक्सीजन, एंड दिस इज हाउ द थिंग गोज। तो यहाँ पर जो कार्बन के मेंबर्स होते हैं उनकी काउंटिंग थोड़ी अलग तरीके से शुरू होती है। ओके, तो यहाँ पर है CH2OH, और यहाँ पर होता है OH। ओके, एंड वी हैव OH, and we have got H, we have got OH, we have got H, we have got CH2OH, and we have got H. So what do we understand here? हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि नंबरिंग कुछ इस तरीके से है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। मतलब ये भी एक तरीके का 6 कार्बन शुगर ही है, बस रिंग्स की इस तरीके से बनी है। अब वो क्यों बनती है थोड़ा केमिस्ट्री में आप डीप में समझेंगे, बट अभी फिलहाल मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है दैट हाउ एग्जैक्टली
this bond is going to be made, or I mean the structure is going to be formed. Okay, so here what have we understood so far, that what is the structure of glucose and fructose. ठीक है, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मुझे इस चीज से आपको क्या समझाना था वो मैं आपको बता दूं। द थिंग विच आई वांटेड टू शो यू वाज कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे और इनका बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। इनका बॉन्ड फ्यूचर में बनता है, किसका बॉन्ड बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बॉन्ड बनता है। किस लिए बनता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बॉन्ड, क्योंकि वो आगे जाकर के सुक्रोज बनाएगा। सो ये चीजें भी हम समझेंगे थोड़े टाइम बाद। फिलहाल अभी हम मैं आपको एक चीज बताना चाहता था कि फ्रक्टोज लुक समथिंग लाइक दिस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लूकोज। ठीक है, सो ये हमारे मोनोसेक्राइड्स का पार्ट था। इनके बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं बच्चों कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ओके, पहली चीज है दे आर स्वीट इन टेस्ट, मीठे लगते हैं ये टेस्ट में। ठीक है, उसके अलावा दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, पानी में ये सॉल्यूबल होते हैं, काफी अच्छे से घुल जाते हैं ये पानी में अगर इनको डालोगे तो। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और चीज जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, जो हमें बहुत इजीली समझ में भी आती है, एंड वी नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट आल्सो, दैट के सब रेड्यूसिंग शुगर्स होते हैं ये। अब ये रेड्यूसिंग शुगर वाला पार्ट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल ऑफ देम आर रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर का मतलब होता है कि दे कैन एक्चुअली रिएक्ट विद, मतलब इनका जो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो होता है, इट इज केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद द कॉपर आयंस बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करता है, उनको रिड्यूस कर सकता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। तो ये Cu2 प्लस को Cu में Cu प्लस में कन्वर्ट कर सकता है बेसिकली। तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि रिड्यूसिंग शुगर इज समथिंग। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में आप कभी इसका फायदा हम कहाँ उठाते हैं, हम ग्लूकोज का टेस्ट करने के लिए हम यूरिन से डायबिटीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो हम उस यूरिन के अंदर बेनेडिक्ट्स एजेंट डाल देते हैं। बेनेडिक्ट्स एजेंट के अंदर या फिर फेलिंग्स टेस्ट या बेनेडिक्ट्स टेस्ट होता है, उसमें हम ये चेक करते हैं। क्या कर पाते हैं हम वहां पर, हम किसी भी पर्टिकुलर तरीके से अगर हम चाहें तो इन कॉपर आयंस को ऐड करके वी कैन चेक कि कॉपर आयंस इसमें कन्वर्ट हुए या नहीं हुए। कलर कलर चेंज होता है, सिंपल कलर चेंज होने की वजह से हमें समझ में आ जाता है कि भाई यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं। तो ग्लूकोज की रिड्यूसिंग एबिलिटी की वजह से सोचिए कि वो पकड़ा जाता है यूरिन में आकर के। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू दैट प्रॉपर्टीज में ये तीन प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। रिड्यूसिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द डाइसैकेराइड्स। तो चलिए फिर डाइसैकेराइड्स के बारे में शुरू करते हैं। डाइसैकेराइड्स एग्जैक्टली क्या चीजें होती हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। डाइसैकेराइड्स हमारे, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि डाइसैकेराइड का मतलब होता है टू शुगर। ठीक है, दो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइसैकेराइड्स में, और ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ओके, ये भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो ये भी स्वीट इन टेस्ट हैं एंड दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। पानी में डिजोल्व हो रहे हैं बड़े आराम से। इनमें एग्जांपल्स क्या क्या पढ़ेंगे सर हम, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे फेमस एग्जांपल जो होता है वो है सुक्रोस। सर सुक्रोस कहाँ मिलता है बच्चों, सुक्रोस आपको ना शुगर केन से मिलेगा, इसी वजह से इसको ना केन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, सुक्रोस इज ऑल्सो कॉल्ड एज केन शुगर। ठीक है, एक चीज हमें ये समझ में आ गई कि वो केन शुगर होता है। इसके अलावा हमें और क्या पता है कि भाई हमारे पास जो सुक्रोस है इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोस। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ग्लूकोस और फ्रक्टोस जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका केन शुगर बन जाएगा या फिर सुक्रोज बन जाएगा। तो अब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो सुक्रोज मतलब बेसिकली बना किस चीज से है और कैसे उसके बॉन्ड जुड़े हुए हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। ओके, अब ग्लूकोज को ये मतलब सुक्रोज को बनाने के लिए आपको लगाना पड़ता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे आता है, किस तरीके से जुड़ता है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमेशा याद रखना बच्चों, शुगर के फॉर्म मतलब शुगर्स के बीच में ही बनता है, ये बात हमेशा हम
याद रखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, अभी मैंने बनाया था पीछे। ठीक है, एंड ये हमारे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट वी रिमेम्बर। ओके, ग्लूकोज हमारा पायरानोज शुगर था, है ना, एंड फ्रक्टोज हमारा फ्यूरानोज शुगर है। इन दोनों के बीच में अब बॉन्ड बनने वाला है। अब दिस बॉन्ड विच आई एम गोइंग टू मेक हियर इज going to be the bond between the first carbon of the glucose molecule. ओके, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कौन से कार्बन के बीच में बना है, ये पहले। ठीक है, और फ्रक्टोज के यहाँ पर हमने ना फ्रक्टोज को घुमा दिया बच्चों अभी, तो याद रखना ये चीज भूलना मत, ये सेकंड कार्बन है उसका। ठीक है, तो इधर मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव जस्ट शिफ्टेड इट इन अ मिरर इमेज। बेसिकली इसको मिरर इमेज बना करके हम इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो CH2OH मैंने अभी जस्ट लिखा, वो सिक्स्थ बन जाता है, और ये हो जाता है, इसको कुछ इस तरीके से मैं नंबरिंग देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, दिस इज CH2OH, दिस इज द फर्स्ट वन। ठीक है, ये सेकंड कार्बन है, यहाँ आएगा हमारा थर्ड कार्बन, यहाँ आएगा फोर्थ कार्बन, यहाँ आएगा फिफ्थ कार्बन, और यहाँ आएगा सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, ये हो गए 6 कार्बन। सेम चीज इधर भी आ गई हमारी। ठीक है, अम, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, एंड ये हो गया हमारा सिक्स्थ। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। अब सिक्स्थ कार्बन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, CH2OH, जैसे हम हमेशा इसे लिखते आए हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में ना बच्चों यहाँ पर एक ऑक्सीजन रह जाता है। आप बोलेंगे सर ये मतलब किस तरीके से हुआ, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड, फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, इन दोनों के बीच में। अब आपको याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके चलूं, तो फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पे OH था, ये OH। ठीक है, और इधर इधर की बात की जाए तो ये वाला OH। ठीक है, इसको बस हमने ऐसे अपसाइड डाउन कर दिया है, और इसको हमने इस तरीके से घुमा दिया है, तो वो एक मिरर इमेज बन गई है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो OH है, दिस OH इज रिएक्टिंग विद दिस OH, ये दोनों OH आपस में यहाँ पर बॉन्ड बना रहे हैं, और ये जो बॉन्ड बना है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इसके बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे वाटर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट होता है बाहर की तरफ। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अब ओवरऑल हमें क्या समझ में आया है कि वाटर बाहर निकला, और यहाँ पर जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या है इसका नाम, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इट इज 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, दिस इज व्हाट वी नो एक्चुअली। सो दिस इज वाटर विच इज बीइंग रिमूव्ड आउट ऑफ इट। तो हमने क्या समझा, ओवरऑल हमने समझा कि भाई पहले और दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने से हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तैयार हो जाता है, एंड ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के बाद हमारा सुक्रोज तैयार हो गया। सो व्हाट इज सुक्रोज, व्हाट इज सुक्रोज, sucrose is cane sugar. And what is this cane sugar, it is actually found in sugar cane, and it is sweet in taste, soluble in water। दो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बना है, एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन, फ्रक्टोज के सेकंड कार्बन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड का नाम है 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दैट्स इट, समझा। अब यही सेम चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये सुक्रोज कहाँ पे, इसके अलावा ना सुक्रोज का एक और मेजर फंक्शन है कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर फूड मटेरियल, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर फूड मटेरियल
इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, समझे? तो ये क्या कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो ये ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहलाती है, इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट शुगर भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ट्रांसपोर्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना बनाते तो ग्लूकोज के फॉर्म में, बराबर है। प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, ठीक है, किस फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया। और इस ग्लूकोज को क्या किया फिर, इस ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया। और फिर क्या किया, फिर उसको फ्लोएम में डाल दिया। आपको पता होगा फ्लोएम एक टिश्यू होता है जिसके थ्रू वो लोग अपना फूड स्टोर करते हैं, मतलब फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सुक्रोज को किस में डाल दिया, फ्लोएम में डाल दिया। और फिर फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा टू अदर पार्ट्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए अबाउट द सुक्रोज थिंग। क्लियर है बच्चों? इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा सुक्रोज इंपॉर्टेंट होता है हमारे नेचर के लिए। क्लियर है? वैसे भी वो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। हम तो जब गन्ने का रस पीते, आपको पता होगा उसके अंदर बहुत मतलब स्वीटनेस होती है, तो उसके अंदर वो स्वीटनेस एक्चुअल में सुक्रोज की वजह से आती है, क्योंकि सुक्रोज इज वन ऑफ द लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सुक्रोज एक तरीके से टेबल शुगर भी कहलाती है, क्योंकि गन्ने के रस से ही आपकी सुक्रोज बन रही है। तो मतलब उसी से आपकी शुगर बन रही है और उसी में सुक्रोज भी होता है, तो वो आपकी टेबल शुगर भी है, तो कॉमनली कॉल्ड एज टेबल शुगर ऑल्सो। So let's talk about this thing. It is called as cane sugar as well as table sugar. क्लियर है? इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट है एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी मुझसे आके पूछ लीजिएगा। तो अब अगला सिनेरियो हम समझेंगे यहाँ पर कि सुक्रोज के बाद आता है माल्टोस। अब माल्टोस को समझते हैं। सुक्रोज हो गया, यस, माल्टोस। माल्टोस को अगर हम देखें तो माल्टोस को हम क्या और क्या कहते हैं, माल्टोस को हम कहते हैं माल्ट शुगर। ठीक है, तो इसको हम लोग माल्ट शुगर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर। ओके, ये जब हम कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज बनाते हैं तो उसमें उसकी जो ग्रेन्स होती हैं जिससे वो बनता है अल्कोहल, उस पर्टिकुलर चीज को भिगो के रखते हैं हम रात भर, और रात भर जब वो भीग जाता है तो उसके अंदर एक शुगर तैयार होती है जिसको हम लोग कहते हैं माल्ट शुगर। ये सुक्रोज को, सॉरी, ये स्टार्च को तोड़ने से बनता है। स्टार्च क्या होती है आगे पता चलेगा आपको, लेकिन ये स्टार्च को तोड़ने से बनता है, इसका ध्यान रखिएगा बस आप। तो स्टार्च डाइजेशन का इंटरमीडिएट है ये, समझे कि नहीं? तो इंटरमीडिएट ऑफ स्टार्च डाइजेशन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब समझते हैं कि ये माल्टोस बना किससे है। तो माल्टोस इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बना है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि माल्टोस का जो फॉर्मूला है वो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़िए, माल्टोस बन जाएगा। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ओके, एंड माल्टोस समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब माल्टोस में ग्लूकोज ग्लूकोज को कैसे जोड़ देते हो आप, तो इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, तो बॉन्ड बनता है यहाँ पर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, तो ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तैयार होता है यहाँ पर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख पाए तो लेट मी जस्ट ट्राई टू कॉपी दिस प्री मेड स्ट्रक्चर। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट ट्राई टू पेस्ट इट हियर। हाँ जी, देखिए ये तैयार होके आ गया, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब सेम चीज को हमने क्या किया, एक और बार ले लिया एंड फोर्थ कार्बन के साथ इसको जोड़ा है अब हमने। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारा फोर्थ कार्बन हमारे पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो दिस एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी मेकिंग बॉन्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बॉन्ड्स बना देते हैं इनके बीच में।
ये जो बॉन्ड होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ बनेंगे। ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि भाई फोर्थ कार्बन पे नीचे की तरफ OH था, इधर भी OH था, तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई पहला कार्बन और फोर्थ कार्बन है ना, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि पहला कार्बन है, फोर्थ कार्बन है। तो सॉरी, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये दो ग्लूकोज कैसे जुड़ते हैं वो हमने सीखा। ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी कि ये बना कैसे एक्चुअल में। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें माल्टोस के अलावा, हमने देखना है यहाँ पर लैक्टोस। अब लैक्टोस क्या है? लैक्टोस को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। इसको हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। और ये लीस्ट स्वीटेस्ट होता है। मतलब अमंग द थ्री अगर हम बात करें तो ये लीस्ट स्वीटेस्ट होता है। ठीक है। सो लैक्टोस इज मिल्क शुगर एंड इट इज द लीस्ट स्वीटेस्ट अमंग द थ्री। दिस इज व्हाट वी नो सो फार। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या देखना है यहाँ पर कि भाई मिल्क लैक्टोज बना किस चीज से है? तो लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। अब ये क्या चीज होती है तो ये जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, बस मैं आपको इतना बता दूं कि गैलेक्टोज ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है। ठीक है। जैसे फ्रक्टोज ग्लूकोज का आइसोमर है ना, वैसे ही गैलेक्टोज भी ग्लूकोज का ही आइसोमर है। तो उसमें कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है, बस आपके फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के ऊपर जो हम स्विचिंग करते हैं, बस उस तरीके से आपको स्विचिंग नजर आती है। ठीक है। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में वो उतना पूछते नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर बना के देंगे और ना ही कुछ इस तरीके से पूछेंगे। हालांकि आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि गैलेक्टोज किस तरीके से मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर किस तरीके का आपका ऑक्सीजन का प्लेसमेंट कैसा होता है और किस तरीके से होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ही था यहाँ पर कि ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक है। और मैं यहाँ पर गैलेक्टोज बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाए कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्रिएट आया है, मतलब क्रिएट हुआ है। तो सबसे पहली चीज, फोर्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उनकी नंबरिंग फिलहाल के लिए हटाते हैं और उसके ऊपर हम अपना स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज बनाता हूँ मैं आपके लिए। तो ग्लूकोज तो आपको पता ही है कि हमने क्या किया हुआ है। बच्चों ग्लूकोज में ना याद रखिएगा ये चीज कि जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। मतलब अल्फा और बीटा ग्लूकोसिस होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी फंक्शन मतलब उनकी जो जो प्लेसमेंट होती है वो चेंज हो सकती है। ठीक है। सेम चीज हमारी यहाँ पर भी देखी गई है। तो आपको बस ये समझना है। जस्ट अ सेकेंड, बना देते हैं जरा इसको हम लोग। ठीक है। और ओके, ये बन गया ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो OH है वो शिफ्ट कौन सा हुआ वो देख लीजिए आप। ये देखिए बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल वाला जो जो मेन शिफ्टिंग हुई है वो यहाँ हुई है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि इधर जो मेन शिफ्टिंग हुई है वो इस वजह से ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी। हाँ जी। तो ये बन गया आपका गैलेक्टोज। फर्स्ट कार्बन पे आप चेंजेस देख सकते हैं। फर्स्ट कार्बन पर जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मली अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे, जो मैंने आपको ओरिजिनली ग्लूकोज बना के दिखाया था यहाँ पर, इसमें मैंने ऑक्सीजन OH नीचे बनाया है, करेक्ट है। तो ये जो मैंने बनाया है ये बीटा ग्लूकोज है। ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये अल्फा ग्लूकोज है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इस मोमेंट पे ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि अल्फा या बीटा है। आपको बस इतना देखना है कि ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में क्या फर्क है, फोर्थ कार्बन में फर्क है बस। फोर्थ कार्बन को अगर आप नोटिस करें ग्लूकोज और गैलेक्टोज के, तो फोर्थ कार्बन पे OH नीचे
एक मिनट रुकिए, आई थिंक मैंने दोनों में सेम बना दिया, सॉरी। हाँ, मैंने दोनों में सेम बनाया। यहाँ पर इधर आप देखेंगे दिस इज ओ एच ऊपर और इधर नीचे, ठीक है। तो हाँ जी, तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर आपने देख ली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, हमने ये चीज समझ ली है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि भाई हमारा जो ग्लूकोस है और जो हमारा गैलेक्टोस है, ठीक है, उनमें मेजर क्या फर्क है वो हमने देख लिया। अब इनका ज्वाइनिंग भी देख लेते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू सी द ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैंने कर लिया इसको कॉपी, ठीक है, एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। ये हमने कर लिया यहाँ पर, इसको पेस्ट, ये आ गया ग्लूकोस, ठीक है। एंड अब गैलेक्टोस देखते हैं, ये आ गया गैलेक्टोस, ठीक है। तो अब ग्लूकोस और गैलेक्टोस को अगर हम जोड़े तो क्या बनेगा बच्चों? लैक्टोस बनेगा, ठीक है। तो लैक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेजर? उसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही दिखेगा मेजरली, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोस है ना वो बीटा ले लेंगे, बस और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या? ओ एच नीचे ले लो, एच ऊपर ले लो। अब इनके बीच में क्या बना लो? आप बॉन्ड बना लो इस तरीके से, तो ये बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड है, ये इस तरीके से बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड आया आपका, दिस इज बेसिकली द, एक मिनट रुकिए, ये ओ एच इधर था, इसमें भी ओ एच इधर आया, ठीक है। ओ एच के बीच में बॉन्ड बने, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार, कि इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये आपको समझना है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपके फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन, तो यहाँ पर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पर? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए, ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है। तो एक ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, ऑक्सीजन वाइज बस ओ एच वाइज फर्क है और कुछ फर्क नहीं होता। तो गैलेक्टोज कहाँ, मतलब यूजुअली हमारे लैक्टोज कहाँ मिलता है? ये मिल्क में मिलता है आपको, ठीक है। ये आपको मिल्क में पाया जाएगा, ये लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको बस इतना ही जानना है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एक समरी देख लेता हूं मैं फटाफट डाइसैकेराइड्स की, कि डाइसैकेराइड्स किस तरीके से आपको दिखते हैं दुनिया में। तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स, सबके पास एक कॉमन कैरेक्टर है कि सब स्वीट होते हैं, सब सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। पहली चीज हमने क्या देखी? हमारे पास था सुक्रोस, करेक्ट। दूसरी चीज क्या थी? माल्टोस। और तीसरी चीज क्या थी? हमारे पास था लैक्टोस। तो सुक्रोस क्या है बच्चों? सुक्रोस इज केन शुगर, ओके। दिस इज केन शुगर और टेबल शुगर, ओके। सो इनको केन शुगर या फिर टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। ये किससे बना है? ये बना है हमारे ग्लूकोस। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, तीनों में ग्लूकोज तो कॉमन ही है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा सा ग्लूकोज लिखता हूँ, ग्लूकोज प्लस, इसमें क्या आएगा? फ्रक्टोस, बराबर। माल्टोस में क्या आएगा? ग्लूकोस, ग्लूकोस मतलब ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस एंड ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस, समझा ना? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इधर मैंने क्या बोला कि माल्टोस इज एक्चुअली अ माल्ट शुगर, बराबर। ये माल्ट शुगर है, और लैक्टोस इज एक्चुअली मिल्क शुगर, ठीक है। ये मिल्क शुगर है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, यहां पर हमने डाइसैकेराइड समझ लिए। अब डाइसैकेराइड्स के बाद हम समझने वाले हैं, डाइसैकेराइड्स के बाद हम समझने वाले हैं हमारा पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। Polysaccharides are made up of many sugar molecule. Okay, so they are made up of many sugar molecules. Okay, and what are they made up of? They are made up of monomers. तो इनके मोनोमर्स भी होते हैं। ठीक है, अब मोनोमर्स क्या होंगे? मोनोमर्स और मोनोसैकेराइड्स ओनली। मतलब जो सिंपल शुगर्स थे जो हमने पीछे देखे थे, उन्हीं को जोड़ जोड़ के आप क्या बना सकते हैं? आप पॉलीसैकेराइड्स बना सकते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स में भी कैटेगरी बनाई गई है बच्चों। अब कैटेगरी में क्या क्या दिया गया है? तो पहला है हमारे पास होमोपॉलीमर्स, बराबर। और क्या है हमारे पास? हेटेरोपॉलीमर्स। ओके, तो होमोपॉलीमर में सर कुछ एग्जांपल्स हैं क्या? बिल्कुल है बच्चों। सर दीजिए जरा एग्जांपल्स। देखो बच्चों, स्टार्च है हमारे पास, काइटिन है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, एंड हमारे पास इनुलिन है। ये सब हमारे होमोपॉलीमर्स हैं। हेट्रोपॉलीमर्स में हमारे पास आता है हियालुरोनिक एसिड, ओके, हेपारिन, कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन नहीं होता, हेपारिन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो दीज मेनी थिंग्स आर हेट्रोपॉलीमर्स, बट हम होमोपॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी में उतना ही मेंशन है मेजरली। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टार्च के बारे में बच्चों। तो स्टार्च क्या होती है? स्टार्च इज अ stored form of food in plants. Okay, so it is a stored form of food in plants. अपनी बॉडी में वो जब फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स, तो वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। अब स्टार्च जो होती है ना बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। ओके, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की ही बनी होती है। ठीक है, अब ग्लूकोज को अगर हम देखें तो इसमें दो रूप होते हैं ग्लूकोज के। पहला होता है अमाइलो, पहला होता है अमाइलोज, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। ओके, तो ये बात याद रखना आप लोग कि जो स्टार्च होती है वो दो चीजों से बनी होती है। एक होती है अमाइलोज और दूसरी होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट होता है। अगर हम स्टार्च के बारे में बात करें तो उसमें सिर्फ 20% अमाइलोज होता है, लेकिन 80% अमाइलोपेक्टिन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की जाए तो इट हैज गॉट अराउंड 250 टू 300 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, एंड यहाँ पर काफी कम होते हैं। यहाँ पर जैसे 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड ये हो गया। अब एक और चीज आपको यहाँ पे समझनी है, वो क्या है कि अमाइलोस, अमाइलोस क्या है? अमाइलोस हेलिकल होता है बच्चों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, अमाइलोस इज हेलिकल। हेलिकल का मतलब बेसिकली कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनाया ना। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। सो हमने क्या किया है, हमने इसको इस तरीके से, नहीं नहीं ये तो गलत बन गया, एक मिनट रुकिए, वापस ट्राई करते हैं। हाँ जी, यस,
अब यहाँ पर वापस से ओके, यस, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड विल मेक कॉपीज ऑफ इट, अ लॉट ऑफ कॉपीज। यस, सॉरी। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कम ऑन, नो, इट इज नॉट गोइंग टू। ठीक है, लेट्स लेट्स नॉट मेक दिस, लेट्स बी इट लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर चेन आ गई। अब इस चेन को हम लोग रिपीट कर रहे हैं वापस से। तो ये इट विल बी रिपीटेड समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। Okay, so this is what we have seen so far. You can definitely fast forward that particular part. Okay, चलो। तो अब हमने क्या सीखा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं। सो व्हाट आर दीज जीज एक्चुअली रिप्रेजेंट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो अ लॉट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेम लाइन, एक के बाद एक के बाद एक चेन बनी हुई है, ठीक है। तो हमें समझ में क्या आता है? हमें समझ में आता है कि सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक कॉमन बॉन्ड से, विच इज 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे ग्लूकोज को एक लंबी सी चेन में जोड़ता है। अब होता क्या पता है इससे? होता ये है कि ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ना, ये इवेंचुअली इस तरीके से एक लंबी सी हेलिकल चेन बना लेते हैं। ओके, तो ये जो हेलिकल चेन यहाँ पर आपको तैयार होती हुई दिख रही है, दिस हेलिकल चेन इज गोइंग टू मेक द हेलाइसिस विच कैन फिट, इसके अंदर फिट हो सकती है क्या चीज? इसमें फिट हो सकती है आयोडीन के मॉलिक्यूल्स। ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है सर यहाँ पर? तो ये आयोडीन क्या करता है ना, अगर आपने मान लीजिए स्टार्च में आयोडीन डाल दिया, तो आयोडीन इन हेलाइसिस के लूप्स में जाके फंस जाता है, और उस वजह से हम स्टार्च की प्रेजेंस को चेक कर पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्टार्च का ये। आपको ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हाई डू ओनली स्टार्च कैन बी डिटेक्टेड विद द आयोडीन टेस्ट। तो आप बोलेंगे क्योंकि स्टार्च में अमाइलोस होता है, और अमाइलोस में हेलाइसिस होते हैं, इस वजह से ये हेलाइसिस में हमारा आयोडीन फंस जाता है। और उसके ऊपर जब आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर डालेंगे, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जब आप उसमें डालते हैं, तो उसकी वजह से वो आपको ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो ये जो ब्लूइश ब्लैक कलर अगर आपको दिख गया, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो ये स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए
आप फिनोफ्थलीन इंडिकेटर से आयोडीन का पता लगा सकते हैं अंदर। क्लियर? और आयोडीन तभी मिलेगा जब हेलाइसिस होंगे। तो ये अमाइलोज का पार्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि हमारे स्टार्च में 20% अमाइलोज होता है, लेकिन 80% कुछ और है। कुछ और को समझते हैं। वो कुछ और क्या है हमारे पास? अमाइलोपेक्टिन। तो अब हम समझेंगे हमारे पास अमाइलोपेक्टिन क्या कर रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अमाइलोपेक्टिन? बेसिकली अमाइलोपेक्टिन सिमिलर वे में, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ना, सिमिलर वे में हमारे पास अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होता है। बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा चीज क्या है समझते हैं। जरा इसको पहले हम पेस्ट कर लेते हैं एंड ओके, सो दिस इज योर वन चेन एंड एक और बार इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब आपको ना फोकस करना है इस एरिया पर मेजरली। देखिए यहाँ पर एक, मतलब बेसिकली मैंने दो चेन बनाई है, ठीक है। मान लीजिए ये है चेन वन, ठीक है। सपोज दिस इज चेन वन एंड दिस इज चेन टू। चेन वन के पास यहाँ से शुरुआत हो रही है चेन की, इनफाइनाइट कहीं तो उसका स्टार्ट है, ठीक है। ये इसका स्टार्ट है और पीछे कहीं तो उसका एंड है, इस तरफ में कहीं तो, ठीक है। लेकिन बीच में कहीं भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 10th ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये 10th ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऊपर ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं। तो यहाँ पर ये 5th कार्बन होगा और ये 6th कार्बन है, ठीक है। दिस इज CH2OH, करेक्ट है। और ये है हमारा CH2, दिस इज CH2, क्लियर। और इसके बीच में यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, क्लियर है। तो ये हो गया ऑक्सीजन, दिस इज CH2। ओके, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड हियर के 6th कार्बन, हमारा जो 6th कार्बन है 6th पोजीशन पर, और जो 1st पोजीशन पर कार्बन है, उनके बीच में भी एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे हम? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो वी गोना कॉल इट एज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड is actually giving rise to a branching, and that's why it is a branch. So if we see, we have got a branch over here. I hope you're understanding. So what overall we can understand here is that in amylopectin we can see a branch. Okay, and this branch is seen at regular intervals. If I get to draw a diagram, a cartoonish diagram. So if I get to draw a cartoonish diagram here, I'll draw it somewhere like this. Okay, so suppose this is a chain. Okay, so this is a chain. Okay, this is for example the start of the chain. This is the start of the chain, and this is the end of the chain, for example. Let me just see this. Okay, and I get to see that here there is one particular branching, here there is another branching, here there is another branching. So we can see that at regular interval we have a lot of branches. Okay, and this is actually your amylopectin. Okay, if you remember, your amylose was somewhere like this, and your amylopectin is like this. But if you add them together, it becomes starch. So your starch has amylose plus amylopectin. Okay, that means what? That means 20% amylose and 80% amylopectin. इसको
अगर हम डायग्राम के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो 20% अमाइलोस, ओके, एंड 80% अमाइलोपेक्टिन ऐसे मिक्स करके पड़े हुए हैं एक साथ। एंड इस पूरे ग्रुप को एक साथ हम कहेंगे स्टार्च। आई होप आपको समझ में आया है कि स्टार्च क्या होती है। क्लियर है? अब जैसे स्टार्च है ना बच्चों, वैसा ही एक और मॉलिक्यूल नेचर में प्रेजेंट है एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल, उसको हम लोग इनुलिन कहते हैं। सो सॉरी फॉर दैट। इनुलिन, इनुलिन, it is a homopolymer of your, it is a homopolymer of fructose। अगर आप फ्रुक्टोज को जानते हैं तो फ्रुक्टोज का ये होमोपॉलीमर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारे फ्रुक्टोज एक साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो फ्रक्टोज की एक चेन बन जाती है यहाँ पर। ओके, और ये फ्रक्टोज की चेन आपको एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल दिखती है। सो इट इज, एक मिनट रुकिएगा। ओके, आई थिंक आई हैव टू डिलीट दिस। ओके, सो या, यस, सो it is in the form of stored food material, okay, in plants like, कौन कौन से प्लांट्स में? dahlia, dahlia is a plant, and artichoke, artichoke is another plant. So ऐसे प्लांट्स के अंदर वो क्या पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोर्ड फूड। तो इनको हम बेसिकली, इनुलिन ऐसी जगह पे मिलता है। इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि वो फ्रक्टोज से बना है, ठीक है, एंड वो दहलिया और आर्टिचोक के रूट्स में पाया जाता है एज द फॉर्म ऑफ अ स्टोर्ड फूड। जैसे स्टार्च दूसरे प्लांट्स में मिलता है, वैसे ही ये दहलिया और आर्टिचोक में मिलता है। ग्लाइकोजन के बारे में बात की जाए तो ग्लाइकोजन काफी जल्दी समझ में आएगा आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो कुछ कुछ आपके, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ आपके अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है। इट इज ऑल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, इट इज ऑल्सो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ग्लूकोज है यहाँ पर, हाँ जी, वो सेम फॉर्म में, सेम फॉर्मेट में ही अटैच्ड होता है। मतलब कैसे? जो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है यहाँ पर, तो इस स्ट्रक्चर को हम एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। हम कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा डीपली समझने की यहाँ पर। हाँ जी, तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड ये सेम सेम तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग है, ठीक है। एंड आपको यहाँ से चेन हटा देते हैं हम लोग। ओके, एंड दिस इज द थिंग।
Yeah, so what you can see is you can figure this out. समथिंग लाइक दिस। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर ब्रांचिंग अगेन हो रही है, फिर से ब्रांचिंग हो रही है, मतलब ब्रांचिंग के ऊपर ब्रांचिंग हो रही है। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर भी 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है और ब्रांचिंग के ऊपर ब्रांचिंग दिख रही है। मैं उसको थोड़ा कार्टूनिश स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये है हमारा ग्लूकोज का चेन। ठीक है जी, ये देखिए, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का चेन। ठीक है, अब इसके ऊपर किसी एक जगह पर ऐसे एक ब्रांच निकली है, उसके ऊपर बीच में से कहीं और एक ब्रांच निकली है, उसके ऊपर एक ब्रांच निकली है। ठीक है, तो ये एक ब्रांच आ गई, ये एक ब्रांच आ गई, और ये एक ब्रांच आ गई। सेम तरीके से ये, और फिर ये, और फिर ये। तो इसको हम कहते हैं प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। वी कॉल इट एज प्रोफ्यूज ब्रांचिंग। ओके, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। यहाँ पर भी वही हो रहा है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। सेम चीज ये हो रही है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग। तो जगह जगह पर जहां जहां पे आपको ब्रांचिंग नजर आएगी, सब जगह पर आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग ही नजर आएगी। आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड form of food in the animals and fungi. Okay, so glycogen is stored form of food in animals and fungi. आपके लिवर में ज्यादा स्टोर होता है एज कंपेयर टू योर मसल्स। आपके मसल्स में भी स्टोर होता है बट लिवर में ज्यादा स्टोर होता है। ठीक है, तो आपके जगह जगह पर जाकर के ये पर्टिकुलर जो आपका ग्लाइकोजन है वो स्टोर होने की कोशिश करेगा, एंड इट विल बी स्टोर्ड मोर इन योर लिवर एज कंपेयर टू योर। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, या सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास है काइटिन। काइटिन, अब काइटिन को समझते हैं बच्चों। काइटिन क्या है? काइटिन इज अ होमो पॉलीमर ऑफ, ओके सो यहाँ पर ओके या सो दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ओके, हाँ जी, तो हमने क्या देखा कि काइटिन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अब ये जो चीज है एग्जैक्टली exactly, ये कहाँ पे पाई जाती है? इट इज फाउंड इन, काइटिन जो होता है इट इज फाउंड इन, थोड़ा सा इसको हमें लगता है और छोटा करना चाहिए। हाँ, इट इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंगाई। फंगाई की सेल वॉल में मिलता है, एंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये आपने पढ़ा है आपके एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स के इसमें पाया जाता है, आपके आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है, एंड फंगाई के इसमें पाया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम बात करें
तो हमारे पास एक और चीज थी जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, विच इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, बराबर, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑन अर्थ. ओके. इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ही है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग होता है बस, और कुछ नहीं. होमोपॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. तो इसमें होता क्या है पता है? ये जो आपके ऊपर मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं ये ऐसे लाइन से एक के नीचे एक के नीचे एक अरेंज्ड होते हैं. तो दिस इज हाउ दे आर अरेंज्ड एक्चुअली. एंड इनके बीच में बनते हैं कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके. तो इनके बीच में इस तरीके से कुछ ऐसे बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है इट बिकम्स सो डेंस एंड सो स्ट्रॉन्ग दैट दे आर दे कम अंडर वन ऑफ द टफेस्ट सब्सटेंसेस, सेलुलोस एक्चुअली. अगर आप जितनी भी लकड़ी देखेंगे सारी लकड़ी एक्चुअल में इसी की तो बनी होती है, बराबर. तो दे कम अंडर वन ऑफ द टफेस्ट थिंग. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम जस्ट रैंडमली मेकिंग द बॉन्ड्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज चेन्स, बराबर. यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है वो 1,4 ही दिखेगा आपको सिर्फ, ठीक है. 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही दिखेगा. बाकी आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आएंगे. बट इतने बड़े लेवल पर हाइड्रोजन बॉन्ड वैसे वीक होते हैं, बट इतने बड़े लेवल पर आपको इतनी डेंस बॉन्डिंग नजर आ रही है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है. काफी हार्ड मटेरियल बन जाता है ये, जिस प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप अभी ये जो लेक्चर देख रहे हैं ये भी किसी लकड़ी के बेंच पे बैठ के देखे होंगे या फिर सोफा पे या बेड पे बैठ के देख रहे होंगे. तो वहां पर भी आप सेल्यूलोज पे ही बैठे हैं एक्चुअल में. तो दिस इज एक्चुअली मेक देम वन ऑफ द हार्ड मटेरियल. सेलुलोज बहुत ज्यादा टफ होता है ये मटेरियल, और इसी चीज की वजह से ये काफी ज्यादा अबंडेंट भी है, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल में है ये, बराबर है. तो प्लांट्स की सेल वॉल में अगर सेलुलोज देखेंगे आप, आपके कपड़े में सेलुलोज होता है, आपकी कॉटन, आप मे बी आप एक बुक पे नोट्स बना रहे होंगे, वो बुक जो जिस पेपर की बनी है बेसिकली वो पेपर भी सेलुलोज का ही है. तो सेलुलोज इज एक्चुअली फाउंड एवरीवेयर. समझे कि नहीं? So that's why cellulose is found in cell walls of plant and algae. ठीक है. इसके अलावा जो कॉटन होता है, ठीक है, और उसके बाद पेपर होता है, जो वुड होती है, इन सब में आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक काफी अच्छा आइडिया आ चुका है अब तक, कि कार्बोहाइड्रेट में कितने टाइप्स होते हैं और कितने कितने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड एवरीथिंग. तो मैं आपको एक जस्ट एक क्विक रिकैप देता हूँ हर एक चीज का, कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. इनका जनरल फॉर्मूला C6H2O Y होता है, जिसमें X इज इक्वल टू Y होता है यूजुअली. एंड मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स को अगर आप कंसिडर करें तो मोनोसेक्राइड्स, एंड इसके अलावा डाइसेक्राइड्स जो हमने अभी ऊपर देखे, ठीक है. हमने शायद डाइसेक्राइड्स यहाँ शुरू किए थे, यस, डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स. तो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स में आए थे ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज. हेक्सोजेज में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा,
ठीक है, डाइसैकेराइड्स में हमने क्या देखा? डाइसैकेराइड्स में हमारे पास माल्टोस है, हमारे पास लैक्टोस है और हमारे पास सुक्रोस है ना? एंड हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड्स थे उसमें हमारे पास होमोपॉलीमर्स एंड हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं। होमोपॉलीमर्स जो होते हैं वो हमारे स्टार्च, काइटिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन। आप देखेंगे इसमें ना एक बहुत सही चीज है, ये भी ग्लूकोज से बना है, ये भी ग्लूकोज से बना है, ये भी ग्लूकोज से बना है। काइटिन भी ग्लूकोज से ही बना है बट उसका मॉडिफाइड ग्लूकोज है, उसमें अमाइन ग्रुप ऐड कर दिया है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड ग्लूकोज है। बस अकेला यही फ्रक्टोज से बना है। और वो फ्रक्टोज भी ग्लूकोज से ही बना है एक्चुअल में, अगर आप थोड़ा सा डीपली समझेंगे उसको, फ्रक्टोज इज एन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज ओनली। तो ओवरऑल होमोपॉलीमर सारे के सारे ग्लूकोज से ही बने हैं, है ना? ठीक है, हेटेरोपॉलीमर हमने स्टडी नहीं किए बट उनका एग्जांपल डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि वो हेयालुरोनिक एसिड एंड हेपारिन दो एग्जांपल्स है हेटेरोपॉलीमर के। इनका मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, स्टार्च के बारे में मैंने आपको बताया प्रॉपरली कि वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना हुआ है। अमाइलोज हेलिकल होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच होती है। ठीक है, और इसमें ज्यादा प्रोफ्यूज ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्टार्च हमें आयोडीन टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको इनुलिन के बारे में बताया, उसके बाद हमने ग्लाइकोजन के बारे में डिस्कस किया कि ग्लाइकोजन किस तरीके से होता है। ठीक है, काइटिन के बारे में हमने डिस्कस किया एंड एट द एंड हमने बात की सेलुलोज के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझा है, बार बार इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे मिल सकते हैं। आप डेफिनेटली ग्रुप में भी एडेड होंगे तो आपके पास मेरा नंबर होगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर देम विद द हेल्प ऑफ वॉइस नोट्स और बाय एनी अदर मींस। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट समझ लिया। अगली वीडियो से हम दूसरे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।